ठीक है, ओके। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग सब वेबिनार को ज्वाइन करो, थैंक यू सो मच, ठीक है। और जैसे एक लास्ट वेबिनार में आपने बहुत कुछ लर्न किया था, ठीक है, वैसे आज के वेबिनार में आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो आई अनिल गुप्ता, सीनियर फैकल्टी IIMMI एंड IT एक्सपर्ट, आज आपके लिए जो टॉपिक आया है, ठीक है, जैसे लास्ट वेबिनार में आपने वेबिनार अटेंड किया था और आपको काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ी थी, आपको मालूम पड़ा था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या आता है, बेसिक चीज़ें क्या होती है प्रोग्रामिंग, जब आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हो, अपने आप को लॉन्च करते हो एक ग्लोबल पैड पे, ठीक है, और इसके बाद आप जो कभी कभी भी IT कंपनी में एज ए प्रोफेशनल आप वर्क करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो बेसिकली जैसे आपने स्कूल स्टडी के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें सीखी थी कि सी क्या होता है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पर काम किया था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने जो स्कूल लेवल पे जो आपने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग आज जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कल को जाओगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, कुछ क्वेश्चन भी इससे इस टॉपिक से अराइज हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां पे आप एक गुड प्रोग्रामिंग, आफ्टरनून। ठीक है, तो आप एक प्रोग्रामिंग से आप दूसरे प्रोग्रामिंग की ओर मूव कर रहे हो, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग आप सीखोगे कि जैसे आपने जब आप स्टार्टिंग आपने की होगी अपने ग्रेजुएशन की, ठीक है, अपने कंप्यूटर साइंस करियर की, एज ए स्कूलिंग, एज ए आप कॉलेज में गए होगे, इंस्टीट्यूट में गए होगे, तो आपने देखा होगा कि जब लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो उस लैंग्वेज से और जब हम दूसरी लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो आज का टॉपिक है, बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट वेबिनार में भी आप चुके हो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, आपको अच्छे से बहुत डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है, हम कैसे उसको एलोबरेट करेंगे, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उन चीज़ों को कैसे बताओगे। तो उन्हीं सब चीज़ों में एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस वेबिनार के थ्रू आप ये सीखोगे कि एक्चुअली प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट, आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दोनों में आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे, हालांकि आपको बहुत सारी चीजें मालूम होगी, लेकिन उन चीजों को ही आज हम एलोबरेट करेंगे जो आपने अपने कॉलेज करियर में, कॉलेज क्लास में, ड्यूरिंग क्लासेज ऑफ कोर्स आपने चीजें सीखी होंगी। तो आज हम देख रहे हैं प्रोसीजर। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली प्रोसीडर, इस टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्रोसीडर। कुछ लोग प्रोसीजर भी कहते हैं, कुछ प्रोसीडर भी कहते हैं, खैर एक अलग प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक हो गया। लेकिन आज हम बेसिकली आज हम फैमिलियर हो जाएंगे कि प्रोसीडर का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली बहुत छोटी सी बात है, प्रोसीडर यानी प्रोसीडर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले एक होती है बेस्ड प्रोग्रामिंग, एक होती है ओरिएंटेड। उसमें भी देखिए, आप नोटबुक अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो कि एक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक बेस्ड प्रोग्रामिंग दोनों में अगर कोई टर्म्स आता है कि प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोसीडर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो भी अब जैसे जैसे आपके वेबिनार चल रहे हैं, आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी कि बेस्ड, इसके भी बेस्ड प्रोग्रामिंग और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी डिफरेंस क्या होता है। दिखने में दोनों सिमिलर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्निकल डिफरेंस आते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहली चीज क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, बहुत ही छोटा टॉपिक होता है रिक्वायरमेंट, यानी एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम जब कभी दो, प्रोग्रामिंग क्या है, बेसिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करते हैं, बेसिकली हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। बहुत सारी डेफिनेशन भी आपने पढ़ रखी होंगी, तो वो डेफिनेशन को आज हमें जो हमें समझ में आती है जो हम अगर हमसे कोई पूछता है क्वेश्चन, उस आंसर को बता पाते हैं, अपने आप को डिफेंस कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग के बहुत से डेफिनेशन पड़ेगी, या सिंपल सा आप बोल सकते हो द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। सिंपल सा हम जब एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग होगी। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है, जो आपको बेस्ट डेफिनेशन लगती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉन्सेप्ट को एलोबरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है कि जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो बेसिकली सबसे पहले जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस प्रोग्राम के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, यानी बेसिकली जब भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो वो प्रोग्राम कहाँ कहाँ किन किन चीजों में डिकम्पोज होता है। इफ आ प्रोग्राम डिकम्पोज इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। यानी जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है वैसे वैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं,
इज कॉल्ड प्रोसीजर। बेसिकली जब कल की क्लास में भी आपने थोड़ा सा आपको मालूम पड़ गया था एक्चुअली कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपने देखा था कि एक प्रोग्राम जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को डिकम्पोज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट, तो उसे बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी हम टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं और बॉटम की ओर जा रहे हैं। तो सबसे मेन चीज क्या होती है जब हम टॉप टू बॉटम यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी जब हम टॉप टू बॉटम की ओर चलते हैं तो बेसिकली सबसे मेन फैक्ट क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है आपके सामने, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने स्कूल करियर में बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, जो स्कूल लेवल के छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पहले हमारे सामने यही तो चीज आती है कि हम उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास है, क्या सारी रिक्वायरमेंट आपके पास है, क्या पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट रह जाती है तो कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्ट बनता है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहां पे अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पहली चीज क्या है कि हमें सारी रिक्वायरमेंट क्लियरिफाई होनी चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट हमें अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर हम एक भी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडेबल मोड में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस मोड में नहीं ले सकते हैं। तो उसी चीज को जब हमें सारी रिक्वायरमेंट वेल नोन नहीं होती हैं तो आप क्या करते हो, तो हम एक ऐसी अप्रोच लेते हैं जहां पे हम टॉप टू बॉटम, क्योंकि अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट कर दिया है और आपकी रिक्वायरमेंट चेंजेस मोड में आ रही है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं फिर आप उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डेवलप नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन ड्रॉबैक है। अब इसी चीज को यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिक्वायरमेंट के टर्म्स में डिकम्पोज होती हैं, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, रिक्वायरमेंट 4, रिक्वायरमेंट 5, रिक्वायरमेंट 6 एंड सो ऑन, यानी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई। और बीच में अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो आप सोचोगे यार रिक्वायरमेंट तो चेंज होगी, अब क्या करें। हमने इतने सारे फंक्शंस बना लिए, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें भी तो बहुत सारे फंक्शन बना रहे हैं। क्योंकि फंक्शन क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग असाइनमेंट्स आ जाते हैं, अलग अलग टास्क से आते हैं, तो हम उन पर्टिकुलर असाइनमेंट को, पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए एक सेपरेट पीस ऑफ कोड बना लेते हैं, तभी तो कहते हैं फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी काम अकेले तो कर नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, अपने जितने अलग अलग काम है सब अलग अलग आप कंसर्न पर्सन को असाइन कर दोगे कि आप अकाउंटिंग का काम कीजिए, आप फाइनेंस का काम कीजिए, आप मार्केटिंग का काम कीजिए, आप फ्रंट ऑफिस का काम। तो बहुत सारे काम थे, वो सभी अलग अलग जो वर्क थे आपने आपने सबको अलग अलग कंसर्न पर्सन को अथोराइज कर दिए, असाइन कर दिए, यानी वो अपना काम करेंगे। उनके पास सारी रिक्वायरमेंट चलेगी, भैया आपका अकाउंटिंग वर्क है तो आपका ये डिटेल डेटा है, आप इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। जो अकाउंटिंग पर्सन होगा वो अपना काम करके आपको रिपोर्ट कर देगा, एक फंक्शन कंप्लीट हुआ। सेकंड, आपने मार्केटिंग पर्सन को उसका वर्क असाइन कर दिया, अब मार्केटिंग पर्सन क्या अपना वर्क करेगा, मार्केटिंग पर्सन क्या करेगा, अपना वर्क करेगा और रिपोर्ट आपको लाके दे देगा। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के पर्सन होते हैं, वो अपना अपना अलग अलग आप डेटा दोगे, वो काम करेंगे और आपको रिपोर्ट देंगे। तो सेम जब हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो आपको पहली चीज, फंक्शन तो आपके तभी बनेंगे ना जब आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं हो, रिक्वायरमेंट होगी। इन केस अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं है तब आप क्या करोगे, फंक्शन तो फिर बन नहीं पाएंगे, फंक्शन के लिए डेटा चाहिए। ठीक है, अब जब मेन फंक्शन होता है, सबसे बाय डिफॉल्ट जब हम सी प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो हम मेन फंक्शन पे ही काम करते हैं, तभी तो होते हैं सी को फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्यों, बाय डिफॉल्ट ही मेन से वर्क हो रहा है, विदाउट मेन कभी आपने काम भी नहीं किया होगा, तो आप मेन के थ्रू तो काम कर रहे हो। जब मेन के अंदर जाओगे तो बहुत सारे आपके पास सामने वर्क आएंगे, तो उन वर्क को क्या करोगे अलग अलग, क्योंकि अगर एक साथ सारी रिक्वायरमेंट को आप लेके चल रहे हो ना तो बहुत ज्यादा हौच पौच होता है। यानी एक साथ अगर साथ दो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको रियल एग्जाम्पल देता हूँ। आपने घर में भी देखा होगा, आप लोग बहुत छोटे हो भी, कल को आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, आईटी इंडस्ट्री में जाओगे, अपने आप को रखोगे वहाँ पे, अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पे, आप एक ग्लोबल वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, तो आपसे ना बहुत सारी चीजें आएंगी। तो लेकिन ये बेसिक चीजें होती हैं, हम कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं अपनी रियल लाइफ से। आप कोई भी प्रोग्रामिंग ले लो तो सब ना कि एक रियल लाइफ से बिलोंग करते हैं। तो आप अगर रियल लाइफ की बात करोगे कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम है हम मेन फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, क्या वो बड़ी सी प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन बड़ी सी प्रॉब्लम क्या मेन फंक्शन में एक 1 बाय 1 कोड में आप बना सकते हो, तो कितनी परेशानी आएगी। तो इस चीज को हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 100 kg की बोरी है,
ठीक है, आपके घर में शुगर है और 100 kg की बोरी है, अगर आप 100 kg की बोरी को एक जगह से अगर दूसरी जगह आप रखो तो क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं। आप कहोगे इतनी सारी इतनी हैवी बोरी है, मैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करूंगा? तो सिंपल लॉजिक लगाओगे। अब लॉजिक क्या बनेगा? उस 100 kg की बोरी को आप 10-10 kg में, आप 10-10 kg में अलग अलग कर लोगे, डिकम्पोज कर लिए। एक 10 kg की बोरी एक रखी, फिर 10 kg, फिर 10 kg, फिर 10। हो गया, आपने सीधे अपना एक लॉजिक, यानी प्रोग्रामर की सबसे मेन स्ट्रेंथ क्या होती है? उसका लॉजिक। प्रोग्रामर वही सक्सेस है जिसके जिसका लॉजिक स्ट्रांग है, वो हर एक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर ले रहा है। क्योंकि मार्केट में किसकी डिमांड है? मार्केट में उसी की डिमांड है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम को एनालाइज करने की जिसकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग है। तो उसने आपने सोचा यार हमसे 100 kg की कहा गया कि भैया 100 kg की बोरी को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आप ट्रांसफर कर दो। अब आप सोच में पड़ गए इतनी हैवी बोरी को हम कैसे उठाए? तो आपने सिंपल लॉजिक अपनाया। लॉजिक क्या अपनाया आपने? 10-10 kg की बोरियां ले ली, आपने एक जगह से लिया बोरी और दूसरी जगह आपने ट्रांसफर कर दी। तो इजिली क्या आपने पूरी 100 kg की बोरी, थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो 100 kg की बोरी आप इजिली एक जगह से दूसरी जगह ले गए, प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और बेसिकली मेन चीज क्या है? आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो यही तो लॉजिक है। ठीक है, अब लेकिन अगर वही सेम चीज अगर आप 100 kg की बोरी एक साथ उठाते तो कितनी परेशानी आती आपको, कितना आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ता। तो हार्डवर्क से आपको परेशानी होती, हो सकता है बोरी उठ भी ना पाती, आपको कोई परेशानी होती है, आपको कोई आप उस चीज को ना उठा पाते। तो सिंपल सा आपने लॉजिक बनाया और लॉजिक अप्लाई करके सिंपली वो 100 kg की बोरी की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया। सेम जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसके लिए मान लो फॉर एग्जांपल आप सी प्रोग्रामिंग यूज करते हो और मेन फंक्शन से आपने स्टार्ट किया, बाय वन आप स्टेटमेंट लिखते चले गए, आपने किसी फंक्शन का यूज नहीं किया। देखिए बीच में आपसे कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गई तो यानी पूरा प्रोग्राम क्या हो गया? आपका वेस्ट हो गया। क्यों? जो आपको 10 रिक्वायरमेंट दी थी, फॉर एग्जाम्पल केवल आपने 9 रिक्वायरमेंट ही अप्लाई की, तो 1 रिक्वायरमेंट मिस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इतनी बड़ी सी इतनी इतना हार्ड वर्क जो आपने किया था, ठीक है, आपने इतनी जो लेबर किया था, आपने इतने आपने टाइम इन्वेस्ट किया आपने, लेकिन वो थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो उसी चीज को आज हम एक नई प्रोग्रामिंग के रूप में देखेंगे। यानी पहले तो हमने वो देख लिया कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने फंक्शन बना लिया है, लेकिन तो भी कि जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट आ रही वैसे वैसे आप काम कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या होता है टॉप टू बॉटम, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, व्हेन यू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड यू आर मूविंग ऑन द कोडिंग। तो पहली चीज क्या है आपने, हाँ बिफोर कोडिंग एक ध्यान करना, जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें प्रॉपर एक एसडीएलसी को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि नेक्स्ट आप जब वेबिनार होगा उसमें आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि एसडीएलसी क्या होता है, क्योंकि धीमे धीमे आपको सारी चीजें आ जाएंगी। एसडीएलसी का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। एसडीएलसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम इसे आपने फर्स्ट ईयर में एल्गो एल्गो को काफी अच्छा लर्न किया होगा, स्टडी की होगी। तो एल्गो में आपने क्या बताया था कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, व्हेन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम वी अप्लाई द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये तो आपने पढ़ा था कि एल्गो क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेम जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं कोई गए हम कोई टी शर्ट लिया उसको हमने पहन लिया, मार्केट में कोई फर्नीचर लिया और फर्नीचर लाके हमने घर में रख लिया, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर एक लाइफ साइकिल को फॉलो करना पड़ता है, एक एसडीएलसी को फॉलो करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर, एस फॉर होता है सॉफ्टवेयर, डी फॉर होता है डेवलपमेंट, एल फॉर होता है लाइफ और सी फॉर होता है साइकिल। यानी प्रॉपर आपको साइकिल फॉलो करनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं एसडीएलसी। यानी डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, डिफरेंट फेस होते हैं। पहला जो फेस होता है, पहली जो स्टेप होती है वो रिकॉग्निशन ऑफ नीड। सबसे पहले जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको उन रिक्वायरमेंट को पहले क्लेरिफाई करना पड़ेगा, उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्या सारी रिक्वायरमेंट वेल नोन है? क्या सारी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडेबल मोड में है? ऐसा तो नहीं कोई हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं और हमारे पास ये रिक्वायरमेंट मिस हो जाए। जैसी आप रिकॉग्निशन ऑफ नीड, यानी जितनी भी नीड को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ चुकी हैं, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती है, हम
नेक्स्ट स्टेप में चीजों को एनालाइज करते हैं, देन हम देखते हैं जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं, यानी एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी स्टडी आपके पास आ गई है। ये फेस, जब ये तीनों फेस आप कंप्लीट करते हो, तीनों स्टेप कंप्लीट करते हो, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी स्टडी, तो इसका मतलब सारी रिक्वायरमेंट आपके पास क्लियरिफाई है, यानी तीनों स्टेप्स मिलती है, बोलते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी आपने सभी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो रिसोर्स लगाने वो रिसोर्स भी आपने स्पेसिफाई कर लिया। जब ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, यानी रिकॉग्निशन ऑफ नीड, एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी स्टडी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम आते हैं कहाँ पे, डिजाइन पे। डिजाइन तभी आप कंप्लीट कर पाओगे जितनी बेस्ट, देखो कहते हैं जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले हम आर्किटेक्ट बुलाते, जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर नहीं होगा, हम काम कैसे करेंगे। एक अच्छा ब्लूप्रिंट है तो उसी ब्लूप्रिंट के बिहाफ पे हम आगे चीजों को ले जाएंगे। अगर हमारे पास वो ब्लूप्रिंट अच्छा नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो सबसे मेन चीज क्या होती है, आपके पास अच्छा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। डिजाइन, यानी जितनी बेस्ट डिजाइन होगी उतना बेस्ट आपका प्रोजेक्ट कोड होगा। अगर हाँ में अगर कुछ मिस्टेक रह गई तो भी आपको परेशानी। देखिए एक चीज और यहाँ पे निकल के आएगी, इस वेबिनार के थ्रू कितनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। जैसे मैं बीच बीच में टर्म यूज कर रहा हूँ, आप भी घर में बोलते मिस्टेक, एरर, फॉल्ट, फेलियर, तो ये आप नोटबुक में लिख लेना। आने वाले वेबिनार में आप इन चीजों को भी जानोगे कि फॉल्ट क्या होता है, मिस्टेक क्या होती है, एरर क्या होता है। ये प्रोग्रामिंग टर्म्स है। जब भी आप जब एक प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हो, एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, प्रोग्राम को टेस्ट करते हो, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, फेलियर, फॉल्ट, मिस्टेक, ठीक है, एरर, बग, ये सारी चीजें नोटबुक में लिख लेना। आप जो धीमे धीमे आपके पास वेबिनार आते रहेंगे तो इन चीजों के थ्रू आप बहुत सारी चीजें, यानी मेन बेनिफिट क्या है वेबिनार का, आप जब भी अपने आप को इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और हम इतने सारे क्वेश्चन नहीं बता पाते, क्यों, क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट नहीं अच्छी होती है, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। तो इस वेबिनार के थ्रू उन सारी चीजों को आप जानोगे। अब देखिए ये सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। अभी हम लोग डिस्कस रहे थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। जो आपने फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज पे वर्क किया है उस पर आपने बहुत सारे अपने प्रोग्राम भी बनाए होंगे, आपने प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। तो आपको समझ में आ गया प्रोसीजर ओरिएंटेड कहीं ना कहीं सी प्रोग्राम की बात हो रही है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, और ये होती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यानी आप ए से चल रहे हो जेड की ओर, यानी ए से तभी, दो सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है, रियल लाइफ की बात करेंगे कि अगर हम ए से जेड की ओर जा रहे हैं तो पहले आना चाहिए। अगर आपको ए की नॉलेज नहीं है कि आप बी की ओर मूव करोगे आप बी की ओर मूव कर गए लेकिन आपको ए की नॉलेज नहीं है तो भी आपका बी सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर आप बी से सी की ओर जा रहे हो और आपको ए और बी की नॉलेज नहीं है तो भी आपका सी सक्सेस नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप सी पे तभी जाओगे जब आपका बी क्लियर हो और बी से पहले आपका ए क्लियर हो, यानी ए एक, बी सेकंड स्टेप होगी, सी थर्ड स्टेप होगी, देन डी, देन ई, इस तरह से आप जेड की तरफ मूव करोगे। यही सेम एसडीएलसी होती है। आप एसडीएलसी में अगर एक फेज कंप्लीट कर रहे हो तभी नेक्स्ट फेज पे जाओगे। ठीक है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपने सी लैंग्वेज पे आपने वर्क किया है, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच को हम लेकर चलते हैं। तो टॉप मतलब क्या है, टॉप पर सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर सारी चीजें क्लियर नहीं है तो तभी आप आगे कैसे स्टेप पे जाओगे। ये चीज क्लियर हो रही है। तो टॉप टू बॉटम, अब हम उसमें मेन ड्रॉबैक हमारे सामने क्या थे कि हमें सारी रिक्वायरमेंट क्लियरिफाई होनी चाहिए। अगर हमें रिक्वायरमेंट क्लियरिफाई नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। एक भी रिक्वायरमेंट आपसे अगर मिस हो जाती है इसका मतलब सारा प्रोजेक्ट आपका क्या हो गया, आप आउट ऑफ रनिंग चले गए। मतलब आपको एग्जीक्यूटिबल मोड में रहना था, आप उससे बाहर आ रहे क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट मिस हो रही है। आपसे जिन रिक्वायरमेंट के लिए कहा गया था वो पूरी रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही। मेन ड्रॉबैक, आप फ्यूचर के लिए सर्वाइव कैसे करोगे। और आईटी में क्या होता है, आपको डे बाय डे अपडेट होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जो पहले पढ़ चुके हो उसमें आप कुछ मिस कर रहे हो, वो भी आने चाहिए। और जो आगे आगे चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उनको भी आप एक्सेप्ट करो। जितना चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करो लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो सेम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों आई, क्योंकि वहां के जो उस समय के अथर थे, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के जो मैथमेटिशियन थे, उस समय के जो प्रोग्रामर थे, उन्होंने इसमें कुछ चीजें देखी होंगी ना। उन्होंने सोचा अगर हम इनको ड्रॉबैक कहेंगे तो आगे लोग डीमोटिवेट होंगे। ड्रॉबैक नहीं बल्कि हमें इन्हीं जो पॉइंट्स हैं, जो ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को और हमें इंप्रूव कर,
इन्हीं पॉइंट्स पे और रिसर्च करना है। जब तक देखो कोई चीज अगर हमें नहीं आ रही तो इसका मतलब वो आपका ड्रॉबैक नहीं है, बल्कि आप उसको, कहते हैं ना लोग, जो अगर किसी में कोई कमी होती है, ड्रॉबैक होता है, उसी को अपना प्लस पॉइंट बना ले। जो आप में वीकनेस आ रही है, अगर उसी को आप अपना प्लस पॉइंट बना लोगे तो लाइफ में सक्सेस आपके हाथों में रहेगी। तो कहने मतलब है कि उस समय के जो मैथमेटिशियन होंगे, उस समय के जो रिसर्चर होंगे, उस समय के जो प्रोग्रामर होंगे, अगर वो देखो सिंपल से, अगर कोई आपसे करा कि आप ये बना नहीं पा रहे हो तो ड्रॉबैक है, तो कोई बात नहीं। अगर आज नहीं हम बना पा रहे, इसके अबाउट जो वीकनेस हमने देखी होगी उस पर हम रिसर्च करेंगे, उस पर हम काम करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम उन्हीं वीकनेस को अपना स्ट्रांग पॉइंट बना लेंगे। नहीं, उसके बिहाफ पे ही तो हम सक्सेस हासिल करेंगे। अगर आप उनसे बिल्कुल हट जाओगे तो आप कैसे प्रोग्राम बनाओगे? मान लीजिए सी में आपने काम किया, लगा बहुत टफ है, आपने ठीक है सी नहीं है, नेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे, उस नेक्स्ट लैंग्वेज में भी आपने वर्क किया, आपको लगा यार ये भी बहुत टफ है, इस पर हम काम नहीं कर पा रहे, फिर आपने नेक्स्ट, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हम लोग बहुत सारे कहते हैं वेदर आते हैं, कभी गर्मी है कभी बरसात है, तो सभी हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट लाते हैं। उनसे हमें लर्न करना चाहिए। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, उन जैसे इन्वायरमेंट अपना रोल प्ले कर रहा है, कभी कुछ है, कभी मॉर्निंग होती है, कभी इवनिंग है, कभी आफ्टरनून है, कभी कुछ है, इस तरह से। तो हमें उनका भी अपना एक प्लस पॉइंट है, अगर वो नहीं होंगे तो भी हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे ही प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आपको घबराना नहीं है। उसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप रिसर्च करना है, देखना कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसमें टॉप टू बॉटम चल रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम हमारी है हम उसको रिक्वायरमेंट के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं। इन केस अगर रिक्वायरमेंट हमारी कोई मिस होती है तो हम नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, हमने जो इसके प्लस पॉइंट है, आप मैं निगेटिव की बात चीज की बात नहीं कर रहा हूं, आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो, मोटिवेट वे में रखो, अपने आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहो, जिससे जितना आप अपने आप को मोटिवेट करोगे उतने अंदर आपकी एनर्जी बिल्ड होती रहेगी, यानी उतने आप स्ट्रांग होते रहोगे। और जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया होते हैं ना, उन पर हार्म नहीं कर पाते हैं। तो कहने मतलब जो ये प्लस पॉइंट है उनको आप सामने ला रहे हो, उनके बिहाफ पे आप उन चीजों को रिकवर कर रहे हो। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने ये देखा कि हम एक प्रोग्राम को, एक प्रॉब्लम को रिक्वायरमेंट के टर्म्स में ब्रेक कर रहे हैं, उसे डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें यह सीखा बॉटम जाना है, अगर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हमारी मिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम उसको चीज को सक्सेस नहीं बना पा रहे। तो उसी चीज को, उसी ड्रॉबैक के लिए हमने अपने आप को और इम्प्रूव किया, तो हम एक नई लैंग्वेज की ओर मूव करें। नहीं, ध्यान करना, प्रोसीजर ओरिएंटेड को हमें विथड्रॉ नहीं करना है, उसको भी लेके चलना है, और साथ साथ हमें एक नई लैंग्वेज पे भी काम करना है, नए चैलेंजेस को भी हमें अडॉप्ट करना है। तो आपने एक नई लैंग्वेज को लर्न किया, पहले के जो प्लस पॉइंट थे वो भी आपको आते हैं, और आपने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट को भी लर्न कर लिया। अब हम एक नई लैंग्वेज पे आ रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उस अच्छे समझ में आ रही हैं, फिर हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या। अब वहां पे क्या था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी पीओपी, जहां पे हम एक प्रॉब्लम को इन टर्म्स रिक्वायरमेंट डिकम्पोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ओओपी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग। यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोग्राम को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देखा ना कल मैंने आपको लास्ट जो वेबिनार था उसमें आपने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट। तो इस प्रोग्रामिंग में हम एक को, दैट इज कॉल्ड, एक प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिकम्पोज करेंगे। यानी पूरी, जैसे आपने 100 kg को 10 kg में आपने डिकम्पोज किया था, ब्रेक किया था, इसी तरह से हम यहाँ इस प्रोग्रामिंग में जितना भी हमारा बड़ा प्रोग्राम है उसको हम ऑब्जेक्ट के टर्म्स में डिकम्पोज करेंगे। यानी हम पूरी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, टर्म्स में डिकम्पोज करेंगे। अब देखिए, अब आपके सामने कंपैरिजन करने का पॉइंट आ गया, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है क्या, आपने लास्ट वेबिनार में इस चीज को लर्न किया था, आपने देखा था, समझा था ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है, कल आप सीख चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके, जब भी आप फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने वाले होगे, अपने आप को आईटी प्लेटफॉर्म पे ला रहे होगे, तो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजों पे आपका पूरा माइंड कंसंट्रेट करना चाहिए, प्रोसीजर,
ठीक है, क्योंकि आपके सामने ऐसा तो नहीं होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, आप अपने आप को अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो बेसिकली जो बेसिक चीजें वो तो आपको आनी चाहिए। तो उन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट। प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड इक्वल टू रिक्वायरमेंट। प्रोसीड, आप अपने प्रोसीड योर वर्क, अपने वर्क को आप प्रोसीड करो, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी, रन टाइम एंटिटी, आप रन टाइम में जिस एंटिटी को एग्जीक्यूट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। इंस्टांस ऑफ ए क्लास, देखिए क्लास भी आप कल पढ़ चुके हो, आप लर्न कर चुके हो। ऑब्जेक्ट, मैंने बहुत सारे कल आपको एग्जांपल याद होंगे कि क्लास फ्रूट, मैंने क्लास ले ली, एक क्लास फ्रूट है, बहुत अच्छा। कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि एक्चुअली क्लास क्या होती है। तो यहां पे आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी, रन टाइम एंटिटी, एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। अब इसका ऑपरेट करोगे अपने आप को, घबराना नहीं है, अपने अंदर आपके जो स्ट्रांग पॉइंट है उन्हें बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, तभी आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रांग बनेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रियल वर्ल्ड एंटिटी, एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, आपने एक एग्जाम्पल लिया फ्रूट का, तो फ्रूट के क्लास हो गए ना, इसके कितने इंस्टांस बनेंगे? जितने, यानी एक बार आपने फ्रूट क्लास का कितने इंस्टांस बनाना चाहोगे? जितने आप चाहें, जितने आपके सामने फ्रूट्स अवेलेबल हो। आपने देखा एप्पल, एक एप्पल आपने बना लिया इंस्टांस, यानी इस पूरे फ्रूट को आपने किसके थ्रू एक्सेस किया? एप्पल के थ्रू। कोई बात नहीं, देखिए अब फिर से आपके सामने एक नया ऑब्जेक्ट आ गया। आपके सामने नया ऑब्जेक्ट क्या आ गया? आपके सामने नया ऑब्जेक्ट आ गया ग्रेप्स। तो क्या दोबारा फ्रूट क्लास लिखोगे? नहीं, यही इसका एक एडवांटेज है। आपने कोड लिखा, राइट वंस, बार बार आप उसे क्या करोगे? यूज करते रहोगे। रीड मेनी टाइम्स, यानी राइट वंस, रीड मेनी टाइम्स। एक बार आपने कोड लिखा, उसमें आपने वर्क किया, उसमें थोड़ा आपने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, लेकिन उसे बार बार क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। यानी फ्रूट आपकी एक क्लास है और इसकी जो ऑब्जेक्ट है एप्पल, एक ऑब्जेक्ट। फिर आपके सामने ग्रेप्स आया, आपको दोबारा क्लास बनानी नहीं है, आपका ऑलरेडी कोड है, उसी कोड को आपने कनेक्ट कर दिया। फिर आपके सामने एक और गुआवा आ गया, तो क्या आप गुआवा के लिए दोबारा क्लास लिखोगे? नहीं, उसी सेम क्लास को आप एक्सेस कर सको बस। इस गुआवा की जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अब एप्पल एक ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रेप्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, गुआवा एक हो गया, तीनों में तीनों फ्रूट हैं, तीनों सेम क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस बनेगा तीनों का कलर, यानी तीनों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे। गुआवा का कलर अलग होगा, ग्रेप्स का कलर अलग हो सकता है, अलग हो, टेस्ट अलग हो, और इसके बाद एप्पल का कुछ कलर अलग हो। तो तीनों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, तीनों के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू तीनों में हम डिफरेंशिएट कर, क्लास एक है। आप जब गुआवा के थ्रू उसको एक्सेस करोगे तो गुआवा की वैल्यू क्लास में डेटा के पास जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन काम करेगा। जब आप ग्रेप्स लाओगे तो ग्रेप्स के थ्रू उस फ्रूट क्लास को कॉल करोगे, तो ग्रेप्स की जो एट्रीब्यूट्स होंगे क्लास में डेटा के पास जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे वर्क होगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी हम पूरी प्रोग्रामिंग को प्रोसीजर में डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम पूरी प्रोग्रामिंग को किसके टर्म कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, एक रन टाइम, यानी एक सेम क्लास को आपने कितने सारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। देखिए कितना फायदा हुआ। सोचते होगे ना आप लोग कि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, इतनी सारी चीजें एक इतने डेवलपर कितना बड़ा कोड लिखते होंगे। तो सामने आपके एग्जांपल आ रहा है, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी अप्लाई करना है। बेसिकली आपको ध्यान देना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे आपने फंक्शन यूज किए थे, आपने वहां स्ट्रक्चर यूज किया था, आपने वहां पे खासकर सी प्रोग्रामिंग जो एग्जांपल है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर वहां पे यूज किया था, आपने फंक्शन यूज किया था, आपने पॉइंटर्स, बहुत सारी चीजें आपने मेन मेन कितनी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट वहां पढ़ी थी। उसके साथ साथ आपने उसी में एक नई कॉन्सेप्ट भी लर्न करना। तो अब आप जब नई नई कॉन्सेप्ट को आपने लर्न करना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ में उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, तो आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कहाँ मूव कर गए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी एक स्टेप से आप क्लियर करके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करो। कितना आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, दो लाइफ में हमने एक नई लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दिया है।
चीज वही है, सब कुछ आपको वही मिलेगा, थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट टर्म्स होंगे, वो टर्म्स आपको यहाँ पे चेंजेबल मोड में आएंगे, लेकिन आपको उनको घबराना नहीं है, उनको उनको लर्न करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक मेन चीज आपको समझ में आ गई, वहां प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको टॉप टू बॉटम की ओर चलना था, यहाँ पे आपको कैसे चलना है, और बॉटम टू अप। देखिए रिवर्स पॉइंट पे आ गए, पहले हम ए से बी की ओर जा रहे थे, फिर बी से सी, यानी ए से जेड की ओर मूव कर रहे थे, अब कहां से मूव करोगे, जेड से ए की ओर मूव कर रहे हो, समझ गए। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको कैसे करना है, बॉटम टू अप। अब ये नहीं, अब टॉप की आपको टेंशन नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि हमें बिल्कुल चलना है टॉप लेवल से, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चलेंगे। ऐसा नहीं आपको सारी चीजें क्लियर नहीं, कोई बात नहीं, जितना आपके पास वर्क आ गया है एटलीस्ट आप अपना शुरू करो। कहते हैं ना कि एक कॉन्सेप्ट ये होती है, जब सारी चीजें सब लोग आ जाएंगे, काम स्टार्ट करेंगे। मान लो जैसे घर में होते हैं कि कोई हमारे यहाँ, सिंपल रियल लाइफ का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके सामने। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि बहुत सारे हम सोचते हैं कि वो फंक्शन तभी स्टार्ट होगा जब सभी लोग आ जाएंगे। इन केस अगर कोई एक लोग नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा डिले होता रहेगा, फिर भी वो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक समय आएगा कि वो फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो कहने मतलब हमें किसी का वेट नहीं करना है, एटलीस्ट जितना आपके पास आ गया है उतना हम काम 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 स्टार्ट करें, और जब नेक्स्ट हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी, मोस्ट वेलकम। आपने उसको रिस्पेक्ट दी और उस रिक्वायरमेंट को भी अपने प्रोजेक्ट में अडॉप्ट कर लिया, तो कितनी अच्छी बात है। आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ा, अगर इनकेस वो आ जाता है तो भी उसको रिस्पेक्ट है, मोस्ट वेलकम है, उसको भी अपनी सॉल्व कर लिया। इस तरह से जितनी जितनी चीजें आपकी लाइफ में आती जा रही हैं, आप उनके बिहाफ पे आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको किसी का वेट नहीं है। अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट जितनी चीजें हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटी है उसके बिहाफ पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, बॉटम कुछ, यानी हम यहां से क्या करते हैं, बॉटम से स्टार्ट करेंगे और अप की ओर जाएंगे। अब पहले यह था कि हम ए से जेड की ओर जा रहे थे, ए में क्या, हमें सब चीजें आनी चाहिए, जैसे घर में कोई फंक्शन है, अगर जब तक सब लोग नहीं आ जाएंगे हम काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हम उसकी हेल्प ले लेंगे, जितनी आ रही है एटलीस्ट हम उसके बिहार पे ही अपना काम शुरू कर रहे हैं। अब इसको हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे अपना काम स्टार्ट करोगे, वो भी थोड़ी सी मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें होता क्या है, सब चीज क्या है, सबसे कहां से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, क्लास। क्लास, जैसे कल मैंने आपको क्लास के बारे में अच्छा से आपको बताया था, आपको समझ में भी आएगा क्लास होती क्या है। क्लास एक कंप्लीट ऐसा टेम्पलेट है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा इनकैप्सुलेशन है, एक ऐसा पैकेट है जिसमें हम डेटा और फंक्शन को बाइंड अप करते हैं। एक चीज और निकल के आगे, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों में डेटा किसमें ओपन है, लिख लेना नोटबुक, अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें भी आप लिख सकते हो, और इस पर भी आप रिसर्च करना, आपके लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों में डेटा कहाँ पे ओपन है, डेटा दोनों में ओपन कहाँ पे है, आप ध्यान कर रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप प्रोग्रामिंग, अब ये कह रहे हो क्लास बना रहे हो, और क्लास क्या है, एक इनकैप्सुलेशन है, क्लास क्या है, एक कंप्लीट पैकेज है, क्लास क्या है, एक रैपिंग अप है जिसमें हम डेटा इंक्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब जब आपने उस क्लास के अंदर डेटा और उसके फंक्शन को, उसके बिहेवियर को इंक्लोज कर दिया, तो डेटा यहाँ पे ओपन नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा आपका ओपन नहीं है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो, कंक्लूजन आ गया कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा आपका ओपन नहीं है, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा आपका कंप्लीटली क्लास के अंदर है, यानी इनक्लोज है, डेटा वहां पे ओपन नहीं है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा आपका ओपन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो क्लास के अंदर इंक्लूड, वहां पे ओपन तो नहीं होगा। तो आपको समझ में आया कि किसमें डेटा ओपन है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और कहां पे डेटा ओपन नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहली कॉन्सेप्ट क्या आ गई, क्लास। आपसे पूछेंगे डेटा कहां पे कंप्लीटली ओपन है, आप बता सकते हो। दूसरा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सी प्रोग्रामिंग है जहां पे
प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को, पूरी प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं। सिंपल आप पीओपी का नाम ले लोगे। कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं? ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कितनी चीजें आपको समझ में आ गई। पहली कॉन्सेप्ट क्लास हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, दूसरी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट हो गई। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा हाइडिंग। अब कभी भी अपने इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर रहे होगे ना, तो आपके सामने बहुत सारी कॉन्सेप्ट आएंगी, उन्हीं में एक कॉन्सेप्ट आएगी डेटा हाइडिंग की। हालांकि डेटा हाइडिंग आज का टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट वेबिनार जब आएगा तो आपको डेटा हाइडिंग के बारे में भी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अब पूरा पूरा जो वेबिनार होगा केवल डेटा हाइडिंग पे ही होगा। ऐसे ही देखिए, डेटा हाइडिंग मतलब होता है डेटा को हाइड करना। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग की कॉन्सेप्ट नहीं थी, तो तभी तुम कह रहे हैं उसमें डेटा हमारा ओपन था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट है, वहां पे डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एज पर कंडीशन, वो डेटा विजिबल है अगर आप जो भी वहां पे टर्म्स और कंडीशन होती हैं, लेकिन वहां पे डेटा हाइड है। क्यों हाइड है, इस चीज को हम एलोबरेट करेंगे जब हमारा नेक्स्ट वेबिनार आएगा। पहली क्लास हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, डेटा अब्स्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, लिख लेना नोटबुक में, डेटा अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है यानी यूजर को, आउटसाइड वर्ल्ड को उन्हीं चीजों को दिखाना जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट से सेलफोन लाते हो, तो सेलफोन में केवल आपको चीजों को विजुअल किया जाता है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। क्या आपको कभी ये कहा गया कि इसके इंटरनल सर्किट आपके सामने विजिबल हो रहा है? नहीं। क्या जो आपके सेलफोन का प्रोसेसर है, रैम वगैरह जितनी भी चीजें हैं, क्या आपके सामने विजिबल है? नहीं। आपको केवल स्क्रीन विजिबल हो रही है, स्क्रीन में जो फंक्शंस होते हैं वो विजिबल हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलिंग फंक्शन, मैसेज का फंक्शन हो गया, वीडियो का फंक्शन हो गया, और जो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो स्क्रीन पे हैं वही आपके सामने विजिबल है, इन फ्रंट ऑफ यू वही आपके सामने विजिबल है। लेकिन बहुत सारी चीजों को हाइड किया गया, लेकिन उन्हीं चीजों को आपको विजिबल कराया गया जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है, जो उनका आपसे कमिटमेंट है। डेटा अब्स्ट्रक्शन, डेटा हाइडिंग, इन इनकैप्सुलेशन होता है कि जहां पर मल्टीपल चीजों को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास। क्लास क्या एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का। इसी तरह से देखिए, आपने क्लास भी पढ़ा, ओओपी में आप क्लास देखोगे, ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट तो आप पढ़ चुके हो। डेटा हाइडिंग, इस पर भी हम वेबिनार करेंगे। उसके बाद हमारा डेटा अब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी हम एक क्लास की हेल्प से दूसरी क्लास में भी स्विच कर सकते हैं। मैसेज पासिंग हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, डेटा बाइंडिंग हो गया, और मैसेज और क्या हो गया, मैसेज कम्युनिकेशन हो गया। बहुत सारी कॉन्सेप्ट है ओओपी में, हम नेक्स्ट वेबिनार के थ्रू देखेंगे। ठीक है, वेबिनार आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने सभी एंजॉय किया होगा और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वेबिनार। तो इसी तरह से आप डे बाय डे जो आपके पास वेबिनार आते जा रहे हैं, आप उनको अटेंड करते जाइए। तो इन वेबिनार की हेल्प से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। नहीं, जो आपका कॉलेज है, खासकर आपको थैंक्सफुल होना चाहिए IIMMI के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, एकेडमिक से रिलेटेड आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, वर्कशॉप दी जा रही है, और खासकर वेबिनार आपके सामने आ रहा है। तभी देखिए, एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी गई, नॉलेज इज पावर। जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतने ही आप स्ट्रांग बनोगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला समय, जो कहते हैं ना डिजिटल टाइम आ रहा है, डिजिटल इन्वायरमेंट आ रहा है, तो आपका जो कॉलेज है IIMI आपके लिए इतनी सारी वेबिनार ला रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस वेबिनार का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको आपकी नॉलेज को एलोबरेट करना, आपकी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना। जितनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी उतनी चीजों को आप समझ सकते हो, और जितने भी अब कल को आप आपके ड्रीम्स होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए आपको वहां पर जाना होगा, तो वहां पर कैसे उस इंटरव्यू को आप बीट करोगे, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो। ठीक है, तो सबसे पहले आई थिंक आज ये वेबिनार आपको पसंद आया होगा, तो आई थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा वेबिनार आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वेबिनार के थ्रू यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।